नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ या आरओ परीक्षा के लिए हम लोगों ने जो अभ्यास सीरीज चलाई थी, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि 40,000 एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और 1990 से 2024 तक के जितने भी प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो जियोग्राफी की रहेगी और जियोग्राफी में भी वर्ल्ड जियोग्राफी रहेगी। ठीक है ना, विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल की ये पहली क्लास है, बिल्कुल शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है, एक चीज बता दूं, अगर आप पढ़ रहे हो घर में तो बहुत अच्छी बात है, इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। और पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चंस का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके हम लोग कवर कर रहे हैं, उसी से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, उसको आप लोग जरूर देख लें, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, तो चलिए, जियोग्राफी की पहली क्लास है और वर्ल्ड जियोग्राफी में पहली क्लास है। और एक चीज़ बता दूं कि वर्ल्ड जियोग्राफी में जो पहला चैप्टर है उसमें केवल और केवल ज़्यादातर चीज़ें मैपिंग में नहीं है। ठीक है, तो जो आज क्वेश्चन मिलेंगे वो सिंपल वन लाइनर के होंगे या डायरेक्टली जो आपको रटने वाले हैं वो होंगे। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था? अब देखिए, सर्वप्रथम खोजा गया था, कब खोजा गया था, डेट वगैरह कुछ नहीं याद करना है, क्यों ना तो अभी तक आया है ना ऐसा आएगा। ठीक है ना, एक बार पूछा गया है ये प्रश्न और सिंपल सा प्रश्न है। आपको इतना पता है कि जो सूर्य है, सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है। इस पे कौन कौन सी गैसेस हैं? इस पे आपकी एक गैस है हीलियम, एक गैस है हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन इतना आपको पता है, जिसमें जो हीलियम का परसेंटेज है वो लगभग 25% है। लगभग बता रहा हूँ, ठीक है ना, हालांकि एग्जैक्ट पूछता नहीं है। हाइड्रोजन का लगभग 71% है और जो अन्य गैसेज हैं उनका लगभग 4% है। ठीक है, तो इस वजह से हाइड्रोजन और हीलियम को रेशियो है वो 3:1। ये रेशियो आपका निकल के आता है, ये रेशियो को याद रखना है। और नहीं तो आप ये 4 हटा के ये पूरा 75 कर सकते हो, तो आपको क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैसेस सूर्य में ज़्यादातर पाई जाती हैं। ठीक है, अब जब यही दो गैसेस पाई जा रही हैं तो जिनॉन पाई नहीं जा रही, नियॉन पाई ही नहीं जा रही, क्रिप्टॉन है ही नहीं, तो बचा क्या? ऑप्शन बी हीलियम। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है वर्ल्ड जियोग्राफी में, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, और हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड होगा। क्लियर सी बात है। आगे देखिए अगला प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से उद्धव की व्याख्या करता है? किसके उद्धव की व्याख्या करता है? बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत। और बिग बैंग सिद्धांत को और क्या बोलते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? महाविस्फोट सिद्धांत और बिग बैंग थ्योरी, इसी को कहा जाता है। अब ये किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो ये ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। समझ गए? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो उसमें से एक प्रसिद्ध है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत हैं, देखिए जो आए हुए हैं वही इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी की उत्पत्ति या सिद्धांत दिया किसने था? तो ये दिया था जॉर्ज लेमेंटर ने। जॉर्ज लेमेंटर, ये नाम आपको अच्छे से याद करना है। कौन? जॉन लेमेंटर। क्लियर? नेक्स्ट अगला देखें, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? सबसे पहले ब्लैक होल की जानकारी दी थी एस चंद्रशेखर ने, ऑप्शन सी। और आपको ब्लैक होल के बारे में पता है कि एक ऐसा हाई पावर का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि इसमें प्रकाश भी समाहित हो जाए। ठीक है ना, प्रकाश भी जिसमें समाहित हो जाता है, तो वही ये ब्लैक होल आपने टीवी में जरूर देखा होगा। तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। क्लियर? आगे देखें, कथन कर। देखिए कथन कर में क्या पूछ रहा है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। ठीक। दूसरा है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देती। ठीक है, अब देखिए कृष्ण छिद्र का मतलब है, कृष्ण मतलब ब्लैक और छिद्र मतलब होल, ब्लैक होल। तो देख रहे हो कितना शुद्ध हिंदी का भी यूज होता है। ठीक है, तो इस वजह से हिंदी इंग्लिश जो दोनों के वर्जन है उनको भी याद करते हुए चलना है। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे।
तो सबसे पहले ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल सही है, दूरबीन से नहीं देख सकते। दूसरा है कृष्ण क्षेत्र या ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है या गुरुत्वाकर्षण बल इतना तीव्र होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि यह प्रकाश को भी खींच लेता है अपनी तरफ, ये भी सही है। तो ये प्रकाश को भी खींच लेता है अपनी तरफ, इसी वजह से भैया दूरबीन से नहीं देख सकते इसको। जाहिर सी बात है, अगर प्रकाश को खींच लेगा तो जाहिर सी बात है बहुत अंधेरा होगा, तो दूरबीन से क्या कुछ भी अगर टेलीस्कोप लगा तो नहीं देख पाओगे। तो ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। हाँ, यही वाला आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये किसने बताया था सबसे पहले? तो देखिए, ये बताया था वराह मिहिर ने। वराह मिहिर के बारे में मैं आपको जब एंशियंट पढ़ाऊंगा, एंशियंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बताऊंगा, और खासकर गुप्त वंश में, ठीक है ना। गुप्त वंश में इनके बारे में काफ़ी डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, आर्यभट्ट के बारे में, वराह मिहिर के बारे में, ठीक है ना, क्या क्या उन्होंने खगोलीय शास्त्र के बारे में बताया है। तो कुल मिला के पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये किसका मत था? तो वराह मिहिर का। ठीक है, आगे देखेंगे। तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, या उसके ताप का। तो देखिए, ये क्वेश्चन एक तो यूपी पीसीएस में आया हुआ है, और अभी लेटेस्ट जो 2022 का शायद मेरे ख्याल से पेपर हुआ था पेट का, या 2023 का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि भैया तारे का रंग सूचक है, किसका सूचक है? तो भैया उसके टेम्परेचर का। जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना ही तारा चमकेगा। ठीक है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो टेम्परेचर होगा उसी के आधार पर तारे का रंग निर्धारित होता है। क्लियर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। आगे, किसके दिन की अवधि अधिक तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के ही समान है, यह सत्य है? तो याद रखना है, ये बात कर रहा है मंगल के बारे में। मतलब जो पृथ्वी का है ना, पृथ्वी का जैसे घूर्णन काल है या अक्ष में झुकाव है 23.5 डिग्री का, बिल्कुल लगभग सेम टू सेम मंगल का भी है। तो इसी वजह से पृथ्वी और मंगल लगभग समान ग्रह हैं। ठीक है, और अगर मैं मंगल के बारे में बात कर लूँ, जिसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, तो ध्यान रखना है कि दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। लाल ग्रह भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं, बेसिक से जो क्वेश्चन है। और लाल ग्रह क्यों है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड है, इस वजह से इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह बहुत ही फेमस उपग्रह हैं, फोबोस, जो बहुत पूछा जाता है, फोबोस और डीमोस। ये क्या है? ये 2 उपग्रह हैं मंगल के। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत अच्छे से। अच्छा, एक मंगल के बारे में एक चीज और समझो कि ज्वालामुखी पर्वत है एक मंगल ग्रह पर, क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। इस ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है? ओलंपस मेसी। अगर आपसे आरओ में अच्छा प्रश्न बनाएगा तो यही बनाएगा, ओलंपस मेसी। क्या है? ज्वालामुखी। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ओलंपस मेसी ज्वालामुखी किस ग्रह पर है, या एक ग्रह पर ओलंपस मेसी ज्वालामुखी है, वह ग्रह का नाम क्या है? इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही है। आगे देखें। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त कहां से करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या आ जाए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, या ऊर्जा कहां से प्राप्त करता है? ऐसे तो देखो, पहली बात तो नाभिकीय विखंडन यहाँ पे कहीं नहीं है, नाभिकीय विखंडन नहीं होता, नाभिकीय संलयन होता है, इंटर में बहुत पढ़ा होगा। तो 4 तो नहीं हो सकता, तो 4 इसमें हटा दो, 4 इसमें हटा दो। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहीं नहीं होती है, ठीक है ना, तारे में या सूर्य में। तो बस 1 और 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद, सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है? 8 मिनट, और एग्जैक्टली बोले तो 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड एग्जैक्टली वैल्यू ये है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला, ऑप्शन सी। नीला मत कर देना, क्यों?
अंतरिक्ष यात्री का मतलब है जब अंतरिक्ष में जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकाश का जो प्रकीर्णन हो रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हो गया, नहीं होगा। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो कैसा दिखाई देगा, पूरा पूरा ब्लैक दिखाई देगा। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन होता तो नीला दिखाई देता। तो जैसे पृथ्वी से अगर हम देखेंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है तो नीला दिखाई देता है। क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे अगला, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, यूरेनस, बृहस्पति, वरुण या प्लूटो। इसके बारे में थोड़ा सा चीजें आपको देखनी है। क्या देखनी है, समझियो। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको पूरा का पूरा एक सौर मंडल का सिस्टम पता होना चाहिए। जैसे जैसे अगर मैं बताऊं कि मान लो ये है आपका सूर्य, ये क्या है भैया, ये है सूर्य, आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से भा। उसके बाद क्या है, छोटे छोटे ग्रह हैं। क्या है, ग्रह। एक मान लो ये ग्रह है, एक ये ग्रह है, उसके बाद एक इधर है, एक फिर इस प्रकार से है, एक ऐसे है, ये एक हो गया, एक ही हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8 ग्रहों की कुल संख्या 8। तो पहला पॉइंट तो आप लोग यही लिख लोगे कि कुल ग्रह कितने हैं, 8 है। ठीक है ना, 9 नहीं है, 8 है। अब ग्रहों के नाम देख लो कौन कौन से हैं। जैसे अगर मैं बोलूं पहला ग्रह है आपका बुध, शुक्र, ये क्रम जरूर याद रखना है, बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और उसके बाद लास्ट में वरुण। अब आपको यही केवल जानना जरूरी नहीं है, आपसे इंग्लिश वर्जन भी पूछा जाता है। इस वजह से इंग्लिश में भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको हो सकता है बुध ना आए, क्या आ जाए, मरकरी आ जाए, मर्क्यूरी। ठीक है, शुक्र को क्या बोलते हैं, वीनस। तो यही सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आपको दिक्कत दे देंगी, है ना। पृथ्वी को अर्थ, अब मान लो शुक्र ना आके वीनस आ जाए, अब आपको पता ही नहीं है वीनस क्या है ना। तो इस वजह से इंग्लिश हिंदी दोनों याद करो, क्योंकि दोनों से यहाँ प्रश्न बनते हैं, चाहे आप PYQ उठा के देख लो। मंगल को क्या बोलते हैं, मार्स। बृहस्पति को क्या बोलते हैं, जुपिटर। शनि को क्या बोलते हैं, सैटर्न, सैटर्न। अरुण को क्या बोलते हैं, यूरेनस। और वरुण को क्या बोलते हैं, नेपच्यून, नेपच्यून। इसी वजह से मैं भले थोड़ा पढ़ाऊं लेकिन सटीक पढ़ाता हूं, ताकि वहां से आपका एक भी प्रश्न बाहर ना जा पाए। ठीक है, एक जो नवा ग्रह था, नवा ग्रह, उसका नाम था प्लूटो। क्या नाम था, प्लूटो। अब इसको क्षुद्र ग्रह बना दिया गया है, ग्रहों के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, और यहीं पर क्या है आपका, इन जो ग्रह हैं जो मैंने बताए हैं, इसमें क्या है, देखो ये 4 ग्रह हैं, ये 20 से इसको काटो, 20 से इसको काट दो, काट दिया। ये क्या है, ये जो काटा है, यही है आपके क्षुद्र ग्रह। क्या है, क्षुद्र ग्रह। मतलब क्षुद्र ग्रह के पहले जो 4 है ना, ये 4 ग्रह, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और ये जो 4 ग्रह हैं क्षुद्र ग्रह के बाद, इनको क्या बोलते हैं, बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह। अब यहीं से आपका मेन जो चैप्टर है शुरू होता है। क्या पूछ रहा है, पहली चीज सूर्य से बढ़ते क्रम बताओ। तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब आपसे क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो भाई 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके अलावा जो है वो आंतरिक ग्रह नहीं है। बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है, बाहरी ग्रह हैं। इनके अलावा सब आंतरिक ग्रह हैं। बाहरी ग्रह आंतरिक ग्रह को अलग कौन कर रहा है, बांट कौन रहा है, तो क्षुद्र ग्रह। बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह पेटी है, क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको, ये स्ट्रक्चर अच्छे से रटा होना चाहिए। अब देखो सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है। अब आप दिमाग लगाओ, अगर ये बुध है, सबसे नजदीक बुध है, बुध तो सूर्य के सबसे नजदीक है, तुरंत घूम जाएगा, तुरंत घूम जाएगा। कैसे घूम जाएगा ये बताओ। अच्छा, अगर आप कह रहे हो तुरंत घूम जाएगा, कैसे घूम जाएगा ये तो बताओ। तो देखो, आपने एक सुना होगा एक चीज, केपलर का
ग्रह गति नियम, केपलर का ग्रह गति नियम सुना होगा, जिसमें से 3 नियम है। तो तीसरा नियम है टी स्क्वायर समानुपाते आर क्यूब। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है जितनी अधिक दूरी होगी उतना ही अधिक समय लगेगा। दूरी अगर ज़्यादा है तो समय भी ज़्यादा लगेगा। ये आपका फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे इसमें है तो भाई दूरी तो बहुत कम है तो समय कम लगेगा। शुक्र उससे ज़्यादा, पृथ्वी उससे ज़्यादा समय, मंगल उससे ज़्यादा समय, बृहस्पति उससे ज़्यादा, शनि उससे ज़्यादा, अरुण उससे ज़्यादा, वरुण सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा समय कौन लगा रहा है? वरुण लगा रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में है, और सबसे लास्ट में है तो पूरा चक्कर सूर्य का लगाने में काफ़ी समय लगेगा। तो बस जाहिर सी बात है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो गया। इस प्रश्न में मैंने इस वजह से टाइम लिया है क्योंकि आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। यही स्ट्रक्चर से आपके 90% क्वेश्चन ब्रह्मांड के चैप्टर के पूछे जाते हैं। क्लियर है? आगे देखो, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून, ये ब्लू मून की परिघटना क्या है? तो याद रखना है, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है ना, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, उसी को ब्लू मून की घटना बोला जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और आपको बेसिक पता ही है कि पूर्णिमा मतलब चंद्र ग्रहण, अमावस्या मतलब सूर्य ग्रहण। क्लियर है? नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब होता है? अच्छा प्रश्न है कि भैया सूर्य ग्रहण कब होता है, ये बताओ। देखो, ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो भी आप गलत कर दोगे। कैसे? समझो, एक मैंने खाली पेज लिया है, अब समझिए इसमें। मान लो ये है सूर्य, ठीक है, ये सूर्य है, ये है आपकी पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी, और ये है आपका चंद्रमा। ठीक, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या? ये है आपकी पृथ्वी, सॉरी, ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद ये है आपका सूर्य, ठीक, और उसके बाद ये है आपका चंद्रमा। ये दूसरी कंडीशन हो गई। ये 2 कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। मतलब क्या है कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाए, या जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, ये 2 कंडीशन बनेगी। तो इस कंडीशन को बोलेंगे सूर्य ग्रहण। पहली कंडीशन को क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण। और इसको क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण मतलब, चंद्र ग्रहण मतलब क्या? पूर्णिमा, पूर्णिमा। सूर्य ग्रहण मतलब क्या? अमावस्या, अमावस्या। समझे बात? अब देखो, यहां ऐसा नहीं है कि सूर्य पहले होगा, सूर्य यहां भी हो सकता है, पृथ्वी यहां भी हो सकती है। कुल मिला के चंद्रमा बीच में होना चाहिए सूर्य और पृथ्वी के, और कुल मिला के पृथ्वी बीच में होनी चाहिए चंद्रमा और सूर्य के। चंद्रमा सूर्य कोई भी कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन को चंद्र ग्रहण, इस कंडीशन को सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को अमावस्या भी कहते हैं, चंद्र ग्रहण को पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन सूर्य ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? प्रतिपदा। प्रतिपदा, जब आप हिंदी पढ़ते हो ना शुद्ध, तो उसमें प्रतिपदा को सूर्य ग्रहण भी कहा गया है। तो बस वही चीजें पूछी गई है कि जब भैया पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ गया? चंद्रमा आ गया, तो हो गया सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को बोला गया अमावस्या, और अमावस्या को ही बोला गया प्रतिपदा। तीनों एक ही चीजें हैं, लेकिन आपको ये 2 कंडीशनें अच्छी तरीके से याद रखनी है। कुछ भी कंडीशन पूछी जा सकती है। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो भैया ना हमको अमावस्या दी है, ना हमको कंडीशन दी है, हमें क्या दिया है? प्रतिपदा। ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसने क्या किया? एक तरीके से पर्यायवाची दे दिया हिंदी का। तो जिसको हिंदी आती है वही कर पाएगा इसको। क्लियर हो गया? और अगर अमावस्या नहीं दी है तो कई लोग तो पूर्णिमा ही लगा के चले आएंगे, गलती हो जाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट, उच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। उच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कहाँ होती है? सूर्य से दूर होती है। ध्यान रखना, मान लो जैसे ये सूर्य है, अब पुच्छल तारा है इस प्रकार का, तो इसकी जो पूंछ होगी ना, इस प्रकार से होती है, ऐसे, इस प्रकार से ऐसे होती है। ये बीच में गोला टाइप का और ऐसे पीछे पूंछ टाइप की, ठीक है ना। सूर्य से दूर होती है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आप इसको गूगल में देखना, पुच्छल तारा अब दिखता तो नहीं है, 76 साल बाद दिखेगा, लेकिन सूर्य में देखोगे तो आपको, सॉरी वीडियोज में देखोगे या यूट्यूब पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा अच्छे से।
नेक्स्ट, कथन करण। पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। कारण, पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। अब देखिए इसमें क्या है, आपसे पूछा है, पहला है कि पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है, तो ये सरासर गलत है, देख के गलत बोल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई पृथ्वी कोई मशीन थोड़ी ना है कि भाई जून में धीमे घूमेगी दिसंबर में तेज घूमेगी, नहीं भाई, वो एक ही टाइम जोन पे घूम रही है अपने। ठीक है, तो पहले तो सरासर गलत है, और जब पहला गलत है तो दोनों सही हो नहीं सकते, दोनों सही हो नहीं सकते, ए सही हो नहीं सकता, बचा क्या? ऑप्शन डी, ए गलत है, आर सही है। आर क्या सही है? पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, ये बिल्कुल सही है। कोई भी ग्रह है अगर वो सूर्य के नज़दीक आता है तो सूर्य से उसको ऊर्जा मिलती है, अगर नज़दीक है तो उसकी जो भ्रमण गति है या स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है जब वो नज़दीक आती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी मिल जाती है, इस वजह से। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, सही है। नेक्स्ट, सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है, तो किसका परिणाम है? मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन था शायद, है ना? तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा या सूर्य की ऊर्जा का स्रोत या तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाँ, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से टफ है, ठीक है ना, इनको कठिन क्वेश्चन बोला जाएगा, लेकिन ये अभी लेटेस्ट आए हुए हैं, पीसीएस जे 2022 वाले 2023 में पूछा गया प्रश्न है, इस वजह से इन प्रश्नों को रट लेना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो पिछले 1-2 सालों के पेपर होते हैं ना, वही आपको आगे रख दिया जाता है। जैसे आपने 2023 का अगर पीसीएस का पेपर देखा हो तो 2022 के काफ़ी क्वेश्चन रखे हुए थे इसमें, इस वजह से 2023 में पूछा गया है और 2024 में आपका पीसीएस आरओ का एग्जाम होना है, तो ये क्वेश्चन आने के लगभग चांसेस बन रहे हैं। अब इन क्वेश्चनों को क्या करना है? सिंपल से रटना है, इनको समझने की गलती करोगे तो भाई पूरा चैप्टर आपको बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और पूरी पीएचडी करनी पड़ेगी, और इतना करना नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। देखो, अपने को क्या करना है? रटना है, क्वेश्चन वहाँ पे सही हो जाए एग्जाम हॉल में और हमें सिलेक्शन हो जाए, बस। बाकी इनको कुछ काम नहीं है, इनको सीधे रटो। कैसे, क्या करना है? देखो, हमसे पूछा गया है एक तरफ कक्षा है और एक तरफ भूमध्य रेखा से दूरी है, ठीक है? तो हमसे क्या बोला है? ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा। पृथ्वी कक्षा कितनी है? तो 500 से 2000 किलोमीटर, 500 से 2000 किलोमीटर। पार्किंग कक्षा कितनी है? 35,800 है, तो ए का हो गया 3, ए का 3 हो गया, तो ये हट गया, ये हट गया। पार्किंग कक्षा बी का 4 होगा, ठीक है ना, बी का 4, 35,775 किलोमीटर। उसके बाद है सन सिंक्रोनस कक्षा, 700 से 800 होती है, तो इसका हो गया सी का 1, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसको 2 बार लिख के याद कर लोगे, ऑप्शन में डिक्टो रखेगा। एक चीज़ और, अगर क्वेश्चन टफ होता है, एक चीज़ समझिए, ये एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा अगर आप लगातार पढ़ रहे हो, जो चीज़ कठिन होती है अगर वो आगे एग्जाम में आया तो आपको डिक्टो वैसे ही रखा मिलेगा, चाहे ऑप्शन हो चाहे क्वेश्चन हो, डिक्टो वैसे ही। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर लगभग उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय, तो ये भी बेसिक का क्वेश्चन है और 22 में ये देखो आया हुआ है, लेटेस्ट है। कुल मिला के ये पृथ्वी है, ये बना दिया, ये कोई उपग्रह है पृथ्वी का ये। अब उपग्रह की ऊंचाई बढ़ गई, अगर यहाँ मान लो हो गई, तो कक्षा को पूरा करने में देखो यहाँ पे अगर था थोड़ा समय लग रहा था, और जैसी दूरी जाएगी तो दूरी बढ़ने पर क्या होगी? समय बढ़ेगा, जाहिर सी बात है क्या होगा? समय बढ़ता है। ऑप्शन सी इज द राइट, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थिर उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है, तो पृथ्वी से जो भी उपग्रह छोड़ा जाता है वो कितने किलोमीटर में होता है लगभग? तो याद रखना है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर वो उपग्रह रखा होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः उपस्थित होती है? तो देखिए मंगल ग्रह पर कौन सी गैस सबसे अधिक है? तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है मंगल ग्रह पर सबसे अधिक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे देखें। दिन और रात्रि होने का कारण क्या है? दिन और रात होते हैं किस कारण से? तो जाहिर सी बात है ये आपका सूर्य है एस, ये पृथ्वी है पी, बहुत छोटा बना दिया, ये सूर्य है एस, ये पृथ्वी है पी, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी अगर घूमेगी
तो पृथ्वी का जो हिस्सा इधर आएगा दिन होगा, जो हिस्सा पीछे रहेगा वो रात होगा। तो दिन रात इसी वजह से होता है। इसका मतलब है पृथ्वी की घूर्णन, या अगर पृथ्वी के घूर्णन ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा गति मत कर देना, परिक्रमा नहीं होगा, परिभ्रमण होगा अगर परी से आया तो, वरना क्या होगा, घूर्णन होगा। सिंपल सा, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, 2 ग्रहों जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं। तो कुल मिला के 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में से 2 उपग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। सॉरी, 8 ग्रहों में से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। वो कौन से हैं, बुध और शुक्र। इनके कितने उपग्रह, बिल्कुल 0। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया है कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण किसको लाल ग्रह कहेंगे, तो लाल ग्रह मंगल को कहेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। शनि ग्रह में पाई जाती है मीथेन गैस, ऑप्शन सी। और मैंने एक बताया था मंगल, मंगल पर कौन सी गैस, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। शनि पर कौन सी गैस, मीथेन गैस। और शनि में आपके वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वलय। वलयों की संख्या कितनी है, 7। वलय का मतलब है, मान लो ये शनि है तो इस प्रकार से वलय पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वलयों की संख्या कितनी है, 7। ये भी आपसे पूछा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है, ये तो सेमी क्वेश्चन है, मंगल का। अब देखो 2007 में आया था और 2022 में भी आया था, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 ग्रह हैं और उनके रंग हैं, ठीक है। तो जो इसको जितना आता है उतना करो पहले। जैसे हमें पता है मंगल आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल है, इतना हमको पता है। E का 2, E का 2 जैसे ही हुआ बस ऑप्शन इज द राइट, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। पृथ्वी को तो भाई बचपन से ही नीला देखते आ रहे हैं, ब्लू, तो D का 1 हो गया। D का 1 मिल गया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको याद हो चाहे ना हो। देखो यहाँ पे यूरेनस आ गया, और यूरेनस आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं, अरुण को बोलते हैं, अरुण को, है ना। तो इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश वर्जन हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रहों को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने अभी बताया था आपको कि सूर्य है, सूर्य से लगे हुए जितने ग्रह हैं वो सूर्य से लगे हुए ग्रहों का क्रम था, लेकिन यहाँ क्या पूछा है भैया, आकार। आकार वाइज बताइए कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे बताओ। तो ध्यान रखो, ग्रहों का आकार का क्रम, आकार के क्रम में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बाद है शनि, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण, उसके बाद है भैया पृथ्वी, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद मंगल, और सबसे लास्ट में बुध। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है और सबसे लास्ट में बुध है, ध्यान रखना। सूर्य के सबसे नजदीक बुध और सबसे छोटा बुध, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, देखो ग्रहों जो सूर्य से लगे हुए ग्रह हैं क्रम से, उसको तो याद करना ही करना है। आकार वाले कैसे याद करोगे, बाहरी ग्रह दिख रहे हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण लाइन से, तो इनको याद कर लो। उसके बाद पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो याद हो जाएगा फटाक से। तो अब अवरोही क्रम में लगाना है तो लगाते हैं, कोई दिक्कत है। देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, तो बस 4 पहले होना चाहिए, और 4 जैसे ही पहले मिला ऑप्शन इज द राइट, एक ही में ऑप्शन है। बताओ कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगला प्रश्न, निम्न ग्रहों पर विचार कीजिए, वह सही क्रम कौन सा है जिनमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित होती हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर जिसने क्वेश्चन समझ लिया तो बहुत आसान है, क्वेश्चन नहीं समझा तो दिक्कत हो जाएगी कि यार ये क्या पूछ लिया कि ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम। देखिए सिंपल सा ये पूछ रहा है कि भैया सूर्य से लगे हुए ग्रहों का क्रम बताओ, सिंपल सा ये लॉजिक है इसका। तो भैया बता दो, सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है, पहले बुध है, पहले बुध है, उसके बाद है शुक्र। तो भाई बुध दिया हुआ है मतलब 4 पहले आएगा, 4 पहले आएगा तो ए और बी तो घट गया, बुध के बाद शुक्र, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर बृहस्पति, बृहस्पति मतलब 1, और फिर शनि अरुण वरुण। तो बस ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट,
हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमत्कार ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र, ऑप्शन बी। पढ़ा होगा, काफी बार आया हुआ है। भोर का तारा, सांझ का तारा, है ना, काफी कुछ कहते हैं इसको। और शुक्र के कोई भी उपग्रह भी नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये तो बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, अगर आकार में देखेंगे, सबसे छोटा आपका बुध है, ये भी बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह, अभी हम लोगों ने देखा है पिछला क्वेश्चन कि सबसे चमकीला शुक्र है। सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, सी बिल्कुल सही है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, तो भैया मंगल नहीं है। मंगल नहीं। गति किसकी कम होगी? जो घूम नहीं पाएगा पूरा। घूम कौन नहीं पाएगा? जो सबसे दूर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण। तो सबसे मंदतम गति वाला है वरुण है, ना कि मंगल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा? बताओ क्या दिक्कत है? ऑप्शन है बुध। देखो कितनी बार आया हुआ प्रश्न है। आगे, अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो काफी फेमस अंतरिक्ष यान है मैगलन, इसको यूएसए ने भेजा था। कहां भेजा था? मंगल ग्रह पर, ऑप्शन है। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी रहती है, तो पृथ्वी कितना झुका है? आपने पढ़ा होगा 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी है ना। 23.5 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी अपने आप को झुकाए रखी है। तो 23.5 किस में है? 23.5 इसी में है, बस ऑप्शन डी इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट, कथन कारण। कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए, तो कथन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक ही दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। अच्छा, मतलब अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखेंगे तो हमें केवल एक ही तरफ दिखाई देगा, हमें पिछला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है उसी हिसाब से चंद्रमा भी घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसे मान लो ये चंद्रमा है और ऐसे पृथ्वी है, जैसे ही ये इधर आएगी वैसे ये इधर आ जाएगी, तो कुल मिला के एक ही हिस्सा हमें चंद्रमा का हमेशा दिखाई देगा। ठीक है, पिछला हिस्सा दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से चंद्रयान गया था भारत का दक्षिणी ध्रुव पर। उसको दिक्कत इसी वजह से हुई थी जाने में, क्योंकि वो पीछे है पृथ्वी के, सॉरी चंद्रमा के पीछे है, जो हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों सही हैं और आपस में एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी है कि भैया हमें एक ही तरफ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है उसी प्रकार से चंद्रमा घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है, आमने सामने आ रहा है, पीछे वाला आ ही नहीं रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये क्रम था सूर्य से लगा हुआ, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के निकट हम शुक्र करें कि पृथ्वी के निकट मंगल करें? होगी कंट्रोवर्सी। तो ध्यान रखना है, शुक्र करना है, शुक्र। इसी वजह से शुक्र को क्या बोला जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। लेकिन पृथ्वी की तरीके, उसका परिक्रमा काल, घूर्णन काल किसका है? मंगल का है। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक, तो शुक्र करना है, पृथ्वी की जुड़वा बहन तो शुक्र करना है। लेकिन अगर पूछता है कि पृथ्वी की भांति परिक्रमा काल, घूर्णन काल लगभग समान है और पृथ्वी की तरह ही 23.5 डिग्री लगभग अंश में झुका हुआ है, तो वो मंगल है। ठीक, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? आपका शुक्र सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। अच्छा प्रश्न है, देखिए। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह, मतलब पृथ्वी है उसके ऊपर जो उपग्रह है, उपग्रह उससे गेंद गिराई गई है, तो क्या सूर्य पर चली जाएगी, क्या चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पे गिर जाएगी, क्या पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी? भैया ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जब उपग्रह पृथ्वी के ऊपर घूम रहा है चारों तरफ, तो भैया गेंद भी तो, उससे कुछ भी गिराओगे गेंद क्या, वो भी तो घूमेगा। तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन डी, सिंपल लॉजिक सा प्रश्न था। नेक्स्ट, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में कौन सा सत्य बताना है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है, गलत।
अगर आप यहाँ से टेलीस्कोप से देखो तो चमकता हुआ ग्रह दिखेगा कभी कभी, है ना। और सबसे चमकीला शुक्र बोलते हैं, तो भैया चमकीला ग्रह तो है ही है, कह रहा है चमकते नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ये प्रकाशवान भी है, चमकते भी है। भैया चमकते तो हैं लेकिन ये प्रकाशवान नहीं होते। प्रकाशवान का मतलब है कि उन ग्रहों से रोशनी निकलती है, ऐसा नहीं होता, गलत। वो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी से ही खुद चमकते हैं। उसके बाद है ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं है। भैया चमकते नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। ये अप्रकाशमान होते हैं फिर भी चमकते हैं, अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ये बिल्कुल सही है। अप्रकाशमान मतलब उनमें कोई प्रकाश नहीं है लेकिन चमक रहे हैं, क्यों? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की रोशनी के कारण। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो किसका उपग्रह है टाइटन? तो ध्यान रखना है शनि का है, सैटर्न। सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। क्लियर है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। बिल्कुल सही। जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा पे जो वायु आती है उसका पलायन वेग इतना कम है कि वो हल्की सी भी ऊपर उठी तो वो वायुमंडल मतलब ब्रह्मांड में चली जाती है। तो इस वजह से चंद्रमा में क्या है, वायुमंडल टिक नहीं पाता है, तो ये इसका कारण है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कौन सा या से तारा हमारे सौरमंडल से सबसे नजदीक है? लेटेस्ट क्वेश्चन है 22 का। देखिए दो क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं, एक ये पूछा गया है सौरमंडल के सबसे नजदीक तारा, एक पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा। सबसे चमकीला तारा, तो जब भी पूछेगा सबसे चमकीला तारा तो आपको करना है सीरियस। सीरियस या डॉग स्टार, इसका नाम है सीरियस या डॉग स्टार। देखिए यहाँ क्या पूछा है, सबसे नजदीक तारा, तो सबसे नजदीक पूछेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी करना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट, ईश्वरीय कण है, याद रखना ईश्वरीय कण जो है उसको हिग्स बोसान कण बोला जाता है, हिग्स बोसान। और जब मैं आपको केमिस्ट्री बताऊंगा, केमिस्ट्री वाली क्लास, तो इसके बारे में काफी डिटेल बताऊंगा। अभी आपको केवल इतना याद रखना है ईश्वरीय कण को हिग्स बोसान कण भी कहा जाता है। ये पूरा केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको फिजिक्स में बताया हुआ है। फिजिक्स की जो एक ही क्लास हुई है उसमें मैंने आपको बताया है कि खगोलीय दूरी आ जाए, प्रकाश वर्ष आ जाए या पारसेक आ जाए, ये तीनों क्या होते हैं, दूरी के मात्रक होते हैं। तो खगोलीय दूरी पहले तो दूरी का मात्रक है। अब कौन सी दूरी, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है खगोलीय दूरी। और एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, या 1.49 को कहीं कहीं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लिखा होगा, तो ये भी सही है निकटता में, क्योंकि ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला देखेंगे, अगला नेक्स्ट, उच्छल तारे की पूंछ सदैव होती है, तो ये हम लोगों ने देख लिया है शायद, है ना। सूर्य था, ये तारा है, तो इसकी पूंछ इस टाइप की है, ये पूंछ है, तो सूर्य से दूर। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई पड़ती है मुखिया, और इसमें 99% लोग क्या लगा के चले आएंगे, काला, जो कि हालांकि ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन में अगर काला दिया हो तो ये लगा के चले आते। इसी वजह से देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है 22 में आया हुआ है, समझिए। क्या पूछा है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई पड़ती है। एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा है, क्या अंतरिक्ष यात्री को, अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी दिखाई पड़ती है। तो अगर अंतरिक्ष यात्री कोई है तो उसकी आंखों में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा कैसे दिखाई देगी, काली, ब्लैक, काला। लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर, अब अंतरिक्ष से देखने पर हो अब जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट से जब भी फोटो आप देखो ना गूगल पे, तो वो कैसे दिखाई देगी, नीली दिखाई देगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ध्यान से बहुत अच्छे से समझो, यहाँ कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है आर वाले। अंतरिक्ष यात्री, जैसे एग्जाम्पल लो पॉलिटी का, मैं एक पॉलिटी का एग्जाम्पल देता हूं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, समझिएगा,
मैं बोल दूं राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? भैया राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्थायी है। अगर बोल दे राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तब आप करोगे 6 वर्ष। समझ रहे हो? बस यही चीजें हैं। जैसे अंतरिक्ष से देखने पर, भैया अंतरिक्ष से हम पृथ्वी देख रहे हैं तो नीली दिखाई देगी, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जब जुड़ जाता है तो कैसे दिखाई देगी? उसको काली दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे देखो अगला। तो अगला हमारा कोई प्रश्न नहीं है, यहीं पर हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ है। आज वर्ल्ड जियोग्राफी, समझिएगा, आज वर्ल्ड जियोग्राफी की पहली क्लास थी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने देखा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी देखा। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर करो। अगर आपका आरओ लगा है या पीसीएस लगा है या कोई भी स्टेट है पीएससी का, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ। और अगर आप ये क्वेश्चन लगातार कर रहे हो मेरे साथ, शुरुआत से जितने भी क्लासेस हो गई है, 6-7 क्लासेस हो गई है अलग अलग टॉपिक की, अगर आप कर रहे हो मेरे साथ, तो आपने ये जरूर देखा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन घटना चक्र में नहीं दिए हुए। ठीक है, इसी वजह से मैंने कहा है घटना चक्र आप पढ़िए, अपने नोट्स पढ़िए, बुक पढ़िए, जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन इसको मिस मत करना जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, और हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।